Hello friends, welcome to the quantum physics lecture series. Today we will take lecture number 5 on the Compton effect. We are getting enormous response from the students and physics lovers across the country. We are also receiving their suggestions to improve the quality and to enhancement of quality of these video lectures. And some of them are, sir, please include numerical questions or a test series with this video lectures. So by opting these suggestions, you will get a test link in the description of each and every forthcoming video. तो मैं उन सभी बच्चों का जो इन वीडियो से लाभ ले रहे हैं, मैं और मेरी पूरी टीम आप लोगों का बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करती है। और आपका कोई भी सजेशंस हो, प्लीज़ फ्रीली प्रोवाइड अस योर सजेशंस सो दैट वी कैन इम्प्रूव द क्वालिटी not only of the physics side but also on the technical side. So we want to facilitate you in this pandemic time. So it's the use is only for the students. Okay, so हम बात शुरू करते हैं कॉम्पटन इफेक्ट से। तो पिछले लेक्चर में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिटेल स्टडी किया था। हमने देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये पहली बार आइंस्टीन ने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विल शो ए पार्टिकल नेचर, और यहीं से हमने कहा कि पार्टिकल नेचर ऑफ द वेव्स, ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि पार्टिकल नेचर ऑफ द वेव्स, क्योंकि हम जो बात करते हैं वो क्लासिकल फिजिक्स की बात करते हैं, और क्लासिकल फिजिक्स में हमने कहा कि पार्टिकल्स और वेव्स दो एक्सक्लूसिवली सेपरेट फिनोमिनाज हैं, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल और वेव जैसा कुछ नहीं होगा। तो कॉम्पटन ने आइंस्टीन की इसी फोटोन कंसेप्ट को और आगे बढ़ाते हुए एक और एक्सपेरिमेंट किया जिसमें वेव्स की पार्टिकल नेचर को और एक एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल सपोर्ट मिला। तो बात करते हैं कॉम्पटन इफेक्ट की। तो कॉम्पटन ने, ये आर्थर कॉम्पटन इन 1923 डिवाइस्ड एक्सपेरिमेंट, और वो एक्सपेरिमेंट कैसा था? वो एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह से था। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट में कॉम्पटन ने बताया कि जैसे कि फोटोन एक पार्टिकल के रूप में बिहेव करता है, तो क्या ये वैसा ही बिहेव करेगा जैसा कि कोई एक बॉल बिहेव करती है? क्या ये पार्टिकल नेचर का फोटोन किसी एक इलेक्ट्रॉन से टकराए तो क्या इसे एक कोलिजन मान सकते हैं जिसमें एक पार्टिकल्स अपनी मोमेंटम को और एनर्जी को दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफर करते हैं? तो ये जो प्रोसेस है कि क्या फोटोन एक बिलियर्ड बॉल की तरह बिहेव कर सकता है, क्या फोटोन और इलेक्ट्रॉन की टक्कर को दो टेनिस बॉल जैसे पार्टिकल्स की टक्कर मानी जा सकती है? ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉम्पटन ने इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया और उसके कुछ सपोर्टिव रिजल्ट्स दिखाए। तो ये जो आपका एक्सपेरिमेंटल इसका स्ट्रक्चर था, जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो ये था। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर, दिस इज द सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक एक्सरेज। मोनोक्रोमेटिक एक्सरेज से मतलब है कि सोर्स से जो भी एक्सरेज निकलेगी उनकी फ्रीक्वेंसी फिक्स होगी, एक ही फ्रीक्वेंसी की एक्सरेज यहाँ से निकलेगी या एक ही वेवलेंथ की एक्सरेज निकलेगी इनसे। सेकेंड, यहाँ पर हमने बना रखे हैं कुछ कोलीमेटर्स। द कोलीमेटर्स आर यूज्ड हियर टू मेक दिस बीम पैरेलल। ये ब्रस्ट आ रहा है यहाँ पर, तो बाकी जो बीम इस पैरेलल आ रही है उसी को रखना है, बाकी बीम यहाँ से टकरा कर जो है हमारे इस एक्सपेरिमेंटल एरिया के अंदर नहीं आएगी। यहाँ पर एक ग्रेफाइट का ब्लॉक रखा हुआ है, ये ग्रेफाइट का ब्लॉक है। इस ग्रेफाइट के ब्लॉक पर ये एक्सरेज गिरती है और यहाँ से ये स्कैटर्ड होती है, और ये जो फाई है ये स्कैटरिंग एंगल है। इसका भी हम रिजल्ट्स में भी यूज लेंगे। तो ये फाई स्कैटरिंग एंगल है, ये एक्सरेज इस ग्रेफाइट ब्लॉक से टकराकर अलग अलग दिशाओं में स्कैटर्ड होती है। इन स्कैटर्ड एक्सरेज को देखने के लिए हम एक एक्सरे डिटेक्टर का हेल्प लेते हैं। ये यहाँ पर एक्सरे डिटेक्टर है, और ये जो डॉटेड एक सेमी सर्कुलर लाइन बना रखी है ये एक्चुअली में पाथ ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर है। इस अलग अलग एंगल पर स्कैटर्ड हुई एक्सरेज को देखने के लिए डिटेक्टर को हम क्या करेंगे कि अलग अलग इस जगह पर रोटेट करेंगे। तो ये तो इसका एक्सपेरिमेंटल पार्ट था। अब इसमें जो रिजल्ट्स थे वो बड़े सरप्राइजिंग थे, और वो रिजल्ट्स क्लासिकल फिजिक्स से नहीं समझाए जा सके। क्या रिजल्ट्स थे? अपन रिजल्ट्स पे चलते हैं कि यदि जीरो स्कैटरिंग एंगल रखा जाए, यानी कि यहाँ पर डिटेक्टर को रखा जाए, जीरो स्कैटरिंग एंगल, अनडिफ्लेक्टेड जो एक्सरेज है उनको मेजर किया जाए, तो आपको यहाँ पर एक ही पीक मिलती है। इसकी जो एक्स एक्सिस है, इन चारों जो कर्व्स यहाँ पर ड्रॉ कर रखे हैं, इनकी एक्स एक्सिस है रिलेटिव इंटेंसिटी, और सॉरी इनकी वाई एक्सिस है रिलेटिव इंटेंसिटी, और जो एक्स एक्सिस है वो है वेवलेंथ।
यहाँ पर इसमें वेवलेंथ और ये जो है रिलेटिव इंटेंसिटी के बीच में ग्राफ है। तो पहले ग्राफ में आप क्या देख रहे हैं कि स्कैटरिंग एंगल 0 है, तब आपको इंटेंसिटी पर एक ही पीक मिल रही है। फिर आपने स्कैटरिंग एंगल चेंज किया, स्कैटरिंग एंगल चेंज करके आपका स्पेक्ट्रोमीटर है वो 45 डिग्री पर ले गए। 45 डिग्री पर स्पेक्ट्रोमीटर ने जो ग्राफ या जो स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड किया वो यहाँ पर है। यहाँ पर दो पीक दिखाई दे रही है आपको इंटेंसिटी की, एक पीक यहाँ पर और दूसरी पीक यहाँ पर, और वो दोनों एक दूसरे से डेल्टा लैम्डा जो है वो सेपरेटेड है। थर्ड आपने देखा फाई इक्वल टू 90 डिग्री पर आपका स्पेक्ट्रोमीटर यहाँ था और अब आपने मेजर किया इंटेंसिटी को और रिलेटिव इंटेंसिटी यहाँ पर ड्रॉ की है। तो ये फर्स्ट पीक यहाँ पर और सेकंड पीक इस बार यहाँ खिसक गई, तो जो सेपरेशन डेल्टा लैम्डा है वो इंक्रीज हो गया। फोर्थ जो ग्राफ बना रखा है वो बना रखा है फाई इक्वल टू 135 डिग्री के लिए। तो 135 डिग्री के स्कैटरिंग एंगल पर आपने देखा कि लैम्डा जो ये रिलेटिव इंटेंसिटी की पहली पीक है वो यहीं पे है और दूसरी पीक और ज़्यादा जो है हाई वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो गई, तो डेल्टा लैम्डा का जो मान है वो और बढ़ गया। डेल्टा लैम्डा क्या है? इन दोनों पीक्स की जो वेवलेंथ है उनका डिफरेंस है, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। तो ये रिजल्ट्स हैं इसके कि ऐसा कुछ रिजल्ट्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इन रिजल्ट्स को हम जो है वो देखते हैं, क्या इंटरेस्टिंग पार्ट है इन रिजल्ट्स में। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो फर्स्ट पीक है फाई इक्वल टू 0 पर, वहाँ पर एक ही पीक है, एक 0 स्कैटरिंग एंगल पर। दूसरी बार जो फर्स्ट पीक है वो सेम पोजीशन पर है। तीसरी जो ग्राफ है उसमें भी वो सेम पोजीशन पर, यानी कि जो स्पेक्ट्रम की पहली पीक है उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि उसकी वेवलेंथ चेंज नहीं हो रही है। और वेवलेंथ कहाँ चेंज नहीं हो रही है? जब ये यहाँ पर है तब वेवलेंथ चेंज नहीं हो रही है। तो ये अनस्कैटर्ड पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है? अनस्कैटर्ड पार्ट है। तो ये वाली अनस्कैटर्ड लैम्डा है जो यहाँ पर आपको मिल रही है। दूसरा आपने देखा कि दूसरे भाग में आपने देखा कि लैम्डा चेंज हो गया है। यहाँ पर लैम्डा प्राइम, लैम्डा प्राइम, लैम्डा प्राइम, दूसरे अलग अलग जो एंगल्स की स्कैटरिंग आपने देखी तो उसमें एक नया लैम्डा आ गया। उसमें लैम्डा की एक और पीक आने लग गई और वो पीक ऐसी है कि जैसे जैसे आप स्कैटरिंग एंगल बढ़ा रहे हैं वो पीक हायर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होती जा रही है। दूसरे वर्ड्स में आप ये कह सकते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पीक्स इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग द स्कैटरिंग एंगल। तो हो क्या रहा है? देखिए यहां से सोर्स से केवल एक ही मोनोक्रोमेटिक एक्सरे आ रही है, एक ही मतलब एक ही वेवलेंथ की मोनोक्रोमेटिक एक्सरे आ रही है और बाद में आपको एक और वेवलेंथ मिलने लगती है। जहां स्पेक्ट्रोमीटर कुछ रिकॉर्ड कर रहा है तो वहां एक और वेवलेंथ आपको साथ में मिल रही है। इसका एक्सप्लेनेशन क्लासिकल फिजिक्स के पास नहीं था। क्लासिकल फिजिक्स क्या करती है? क्लासिकल फिजिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को वेव की तरह डील करती है। ये हमने बात किया था पहले भी फर्स्ट लेक्चर में। तो वेव्स क्या कहती है क्लासिकल फिजिक्स? इसका एक्सप्लेनेशन कैसे देती है कि ये जो ग्रेफाइट ब्लॉक है इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं और जब ये एक्सरे इस इलेक्ट्रॉनों के ऊपर गिरती है तब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसकी फ्रीक्वेंसी, जो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करने लगते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स ऑसिलेशंस करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या है? चार्ज पार्टिकल्स हैं। और जब चार्ज पार्टिकल्स एक्सेलरेशन करने लगते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करते हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि ये न्यू फ्रीक्वेंसी की यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यहाँ गिरती है तो न्यू फ्रीक्वेंसी से इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है ग्रेफाइट ब्लॉक के वो भी ऑसिलेशंस करना शुरू कर देते हैं। और न्यू फ्रीक्वेंसी के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लासिकल थ्योरी है वो कहती है न्यू फ्रीक्वेंसी से यदि कोई इलेक्ट्रॉन्स ऑसिलेट कर रहे हैं तो वो न्यू फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वापस अपने एक्सीलरेटेड मोशन की वजह से एमिट करते हैं। तो इसका मतलब है कि न्यू फ्रीक्वेंसी की आ रही है और न्यू फ्रीक्वेंसी की कुछ अनस्कैटर्ड गई, कुछ स्कैटर्ड हुई, वो भी किस फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए? क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से न्यू फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, यानी कि सेम फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए। जबकि रिजल्ट्स क्या है? अलग अलग वेवलेंथ आ रही है, यानी कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी आ रही है। इसका जवाब क्लासिकल फिजिक्स के पास नहीं था। ओके, तब कॉम्पटन ने क्या बताया? कॉम्पटन ने बताया कि वी कैन नॉट solve this mystery by using the wave nature of the radiations.
बाय द वेव नेचर ऑफ दीज एक्सरेज। तो इसके लिए हम जो क्वांटम थियरी है उसकी मदद लेते हैं और ये मानते हैं कि ये जो वेव्स हैं वो फोटोन से मिलके बनी हैं, कुछ छोटे छोटे एनर्जी पैकेट से मिलके बनी हैं। एक्चुअली में वेव्स पार्टिकल नेचर रखती हैं। तो उस आधार पर जो यहाँ पर ठीक यहाँ पर जो इंटरेक्शंस हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, वो वेव और इलेक्ट्रॉन के इंटरेक्शंस नहीं है, वो फोटोन और इंटरेक्शन के बीच के इंटरेक्शन है, फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच के इंटरेक्शंस हैं। फोटोन इलेक्ट्रॉन के साथ ठीक उस तरीके से इंटरेक्शन करता है जिस तरीके से दो बिलियर्ड बॉल्स या दो टेनिस बॉल आपस में कोलिजन्स करती हैं। इसके आधार पर उसने बताया कि कॉम्पटन्स एक्सप्लेनेशन, तो हम बड़े सिस्टमेटिक तरीके से ले रहे हैं। हमने पहले देखा कॉम्पटन इफेक्ट क्या था, हमने शुरुआत किया, फिर उसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट देखा, फिर उसके बाद में हमने रिजल्ट्स देखे, फिर हमने देखा कि क्लासिकल फिजिक्स तो ये मानती है कि एक ही फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए, चाहे भले स्कैटरिंग हो तो भी इसके बाद एक फ्रीक्वेंसी या एक ही वेवलेंथ मिलनी चाहिए। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स तो सपोर्ट नहीं करते। तो कॉम्पटन ने ये बताया कि जो है पार्टिकल नेचर ऑफ वेव्स है उसके हिसाब से इनकी जो एनर्जी है वो क्या है, एच न्यू। फोटॉन्स की एनर्जी एच न्यू है। और जब ये एच न्यू का फोटोन जो कि एक पार्टिकल की तरह से है, वो जब इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन करेगा तो ये कोलिजन है। ये क्या है, एक कोलिजन है। और कोलिजन किसकी प्रॉपर्टी थी क्लासिकल फिजिक्स में, पार्टिकल की प्रॉपर्टी थी, एक्सक्लूसिवली पार्टिकल्स प्रॉपर्टी। लेकिन यहां पर फोटॉन्स क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल हैं, वो भी कोलिजन शो करते हैं। तो क्या होता है कि ये जो पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन के साथ एक दूसरे पार्टिकल के साथ कोलिजन करता है और इस कोलिजन की प्रोसेस में अपनी खुद की एनर्जी का कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एच न्यू प्राइम आफ्टर द कोलिजन और आफ्टर द स्कैटरिंग। जो फोटोन की एनर्जी है वो एच न्यू प्राइम हो जाएगी। और आपको पता है कि इसने कुछ पार्ट उसको दे दिया है, तो न्यू प्राइम क्या है, छोटा है न्यू से। इसका मतलब लैम्डा प्राइम क्या है, बड़ा है ओरिजिनल लैम्डा से। तो यदि इसको पार्टिकल नेचर से समझाया जाए तो ये जो रिजल्ट्स हैं वो आसानी से समझाए जा सकते हैं कि लैम्डा प्राइम, ये जो लैम्डा है दूसरे वाले का, ये लैम्डा प्राइम जो है वो ओरिजिनल जो लैम्डा है आपका अनस्कैटर्ड का उससे ज़्यादा है। तो ये एक इसका कॉम्पटन का एक्सप्लेनेशन था। अब हम देखते हैं कि कॉम्पटन शिफ्ट क्या है और कॉम्पटन के एक्सपेरिमेंट के मैथमेटिकल जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं मैथमेटिकल बैकग्राउंड की कि कॉम्पटन इफेक्ट के पीछे का मैथमेटिकल बैकग्राउंड क्या है। तो हमने क्या कहा कि जैसे पार्टिकल्स टक्कर करते हैं ठीक उसी तरह से फोटोन और इलेक्ट्रॉन की टक्कर को यहाँ पर कंसिडर करते हैं। ये एक फोटोन है, इंसिडेंट फोटोन, जिसकी ऊर्जा एनर्जी E इक्वल टू एच न्यू और जिसका मोमेंटम, इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस, द मोमेंटम ऑफ द फोटोन इज E बाई सी, एच न्यू बाई सी। और ये इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर है, मोशन में नहीं है, माना ही है हमने। और टक्कर क्या होती है, इस प्रकार की टक्कर होती है जिसमें ये एक इंसिडेंट फोटोन ये इस रेस्ट पे इलेक्ट्रॉन से टकराता है और इस इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट ट्रांसफर करता है और फाई एंगल से स्कैटर्ड हो जाता है। तो यहाँ पर ये स्कैटर्ड फोटोन हमने बना रखा है। तो देखिए आप, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये इसकी वेवलेंथ यहाँ पर तो जो है वो कम है और यहाँ पर वेवलेंथ हमने ज़्यादा दिखाई है, फिगर में भी दिखना चाहिए। और ये जो एनर्जी है उसकी, इस बार एनर्जी क्या हो गई, एच न्यू प्राइम। पहले एच न्यू थी, अब एच न्यू प्राइम हो गई है और मोमेंटम एच न्यू प्राइम अपॉन सी हो गया है। और ये है स्कैटर्ड या इसे बोल सकते हैं रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन। तो रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो है एम सी स्क्वायर। यहाँ पर हम रिलेटिविटी का यूज़ करेंगे, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का यूज़ करेंगे कि ये m क्या है। और जो मोमेंटम है वो है m इंटू वी, वी इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये यहाँ पर हमने यहाँ पर इसको एक पिक्चर में दिखाया है कि किस तरह से इसकी टक्कर हो रही है। अब क्या करते हैं, नॉर्मली क्या करते थे, काइनेमेटिक्स जब भी हमने पढ़ी है तो पार्टिकल्स की कोलिजन्स के लिए क्या किया है, सबसे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन लिया है, एनर्जी कंजर्वेशन लिया है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर हम भी क्या करेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन कंसिडर करेंगे।
मोमेंटम कंजर्वेशन, तो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी के कंपोनेंट्स होते हैं, तो यहाँ पर मोमेंटम को हम दो कंपोनेंट के रूप में जो है वो देखते हैं। पहला कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट फोटोन, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट फोटोन। तो इंसिडेंट फोटोन की डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली है। इसमें पहले कौन कौन से मोमेंटम थे, इस टक्कर से पहले, कोलिजन से पहले कौन से मोमेंटम्स हैं, और टक्कर के बाद कौन से मोमेंटम्स इस इंसिडेंट डायरेक्शन में है। तो पहले कौन सा है, इलेक्ट्रॉन तो रेस्ट पे है तो उसका कोई मोमेंटम नहीं है, और फोटोन का मोमेंटम है h न्यू बाई c, प्लस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है, इक्वल टू, इस बार फोटोन का मोमेंटम क्या है, p प्राइम h न्यू प्राइम बाई c, और इलेक्ट्रॉन इस बार टक्कर के बाद, कोलिजन के बाद क्या है, मोशन में है, और उसका जो मोमेंटम है वो p मान लेते हैं हम एक बार। हमें पता है कि p इक्वल टू m v है, और ये p का कौन सा कंपोनेंट आएगा, p का h न्यू प्राइम अपॉन c cos फाई, ये फोटोन की मोमेंटम की डायरेक्शन का कंपोनेंट ले रहे हैं, और p cos थीटा, ये एक इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास मोमेंटम कंजर्वेशन से। सेकंड हमने लिया इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट फोटोन। तो इस बार देखते हैं क्या होता है। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोटोन का, इंसिडेंट फोटोन का कोई कंपोनेंट नहीं है, तो जीरो, इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही रेस्ट पे था, जीरो, इसका एक घटक है, क्या है उस घटक का मान, स्कैटर्ड फोटोन का h न्यू प्राइम अपॉन c साइन फाई, और जो ये रिकॉइल्ड और स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है उसका कंपोनेंट है माइनस y डायरेक्शन में या इस नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इसके लिए एक नेगेटिव आपको लगाना पड़ेगा, माइनस p साइन थीटा। तो ये दो आपको मोमेंटम कंजर्वेशन से आपको इक्वेशंस मिल गई। एक इक्वेशन और लिखते हैं एनर्जी कंजर्वेशन से। तो एनर्जी कंजर्वेशन, कोलिजन से पहले टोटल सिस्टम की एनर्जी क्या थी, और कोलिजन के बाद में सिस्टम की एनर्जी क्या है, इसके लिए लिखेंगे अपन इक्वेशन। तो h न्यू फोटोन की एनर्जी प्लस m नॉट c स्क्वायर, m नॉट c स्क्वायर इज व्हाट, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मोशन में नहीं है, तो केवल इसकी पहले, कोलिजन से पहले केवल रेस्ट मास एनर्जी आई है। उसके बाद फोटोन की एनर्जी क्या है, h न्यू प्राइम प्लस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E, या इसको आप लिख सकते हैं E को mc स्क्वायर। और एक यहां पर हम रिलेटिविटी का यूज और करते हैं कॉम्पटन इफेक्ट में, कि E स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर c4, इलेक्ट्रॉन के लिए यूज लिया यहां पर, और साथ में एक और ले लेते हैं m इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो ये चारों इक्वेशंस हमारे पास आ गई कि मोमेंटम कंजर्वेशन से दो इक्वेशंस आई, एनर्जी कंजर्वेशन से एक इक्वेशन आई, और ये जो रिलेटिविस्टिक एनर्जी है उसके लिए हमने एक इक्वेशन यहाँ पर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से काम में ले ली। इन चारों इक्वेशन को सॉल्व करने पर, इन चारों इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमारे पास जो रिलेशन निकल के आता है,
वो है न्यू माइनस न्यू प्राइम अपॉन न्यू प्राइम इक्वल टू h अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस cos phi, where nu is what? Energy of incident photon. Nu prime is what? Energy of the scattered photon. M naught is what? Rest mass of the electron. C is what? Velocity of light in free space. Phi is what? Angle of scattering of the photon after collision or after scattering. तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है लेमडा प्राइम माइनस लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस ऑफ फाई। तो इसको हमने बॉक्स में किया बंद। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कॉम्पटन इफेक्ट का। लेमडा प्राइम हमने देखा कौन सी वेवलेंथ है? स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ है। लेमडा किसकी वेवलेंथ है? अनस्कैटर्ड की, इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ है। तो इसे बोलते हैं कॉम्पटन शिफ्ट। अब एक चीज यहां पर जो हमने रिजल्ट्स में देखी, क्या वो वेरीफाई हो रही है? हम जैसे जैसे फाई को बढ़ाते हैं, स्कैटरिंग एंगल को बढ़ाते हैं, अभी हमने यहाँ एक्सपेरिमेंट जो किया था उसमें हमने जो रिजल्ट्स देखे थे उसमें फाई बढ़ने के साथ साथ लेमडा प्राइम बढ़ रहा था। यहाँ जो रिजल्ट है क्या उसमें ऐसा हो रहा है? फाई बढ़ेगा तो कॉस फाई घटेगा। सबसे पहले फाई इक्वल टू 0, तो आपके पास जो लेमडा डेल्टा लेमडा बोलूँ मैं इसको ये बोल देते हैं पूरा, डेल्टा लेमडा इक्वल टू लेमडा प्राइम माइनस लेमडा। तो डेल्टा लेमडा क्या हुआ? इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी, सॉरी और 1 माइनस 1 फॉर फाई इक्वल टू 0। कंप्लीट ये है। तो फाई इक्वल टू 0 पर डेल्टा लेमडा क्या है? 0, मतलब लेमडा प्राइम इक्वल टू लेमडा। दो अलग अलग इंटेंसिटी पीक नहीं है, क्या है? केवल एक ही सिंगल इंटेंसिटी पीक है। तो फाई इक्वल टू 0 पर जो रिजल्ट था उसमें हमें एक ही इंटेंसिटी पीक मिली थी। और अब यदि फाई को अपन चेंज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो कॉस फाई की वैल्यू कम होगी और डेल्टा लेमडा का मान बढ़ेगा और ये 180 डिग्री पर मैक्सिमम होगा। तो 180 डिग्री पर डेल्टा लेमडा की मैक्सिमम वैल्यू होती है डेल्टा लेमडा मैक्स इक्वल टू व्हाट? 2h अपॉन एम नॉट सी। तो इसके अब कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं कि इस कॉम्पटन शिफ्ट से हम क्या क्या चीजें ड्रॉ कर सकते हैं, उन पे बात करना शुरू करते हैं। कॉम्पटन शिफ्ट, डेल्टा लेमडा इक्वल टू लेमडा प्राइम माइनस लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी इंटू 1 माइनस ऑफ कॉस ऑफ फाई। ये फॉर्मूला हमने यहाँ से डिराइव किया है। तो इसका जो पहला कंक्लूजन है, कॉम्पटन शिफ्ट only depends upon scattering angle phi। दिख रहा है आपको? डेल्टा लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई। एच इज वॉट? प्लांक्स कांस्टेंट, ए यूनिवर्सल कांस्टेंट। एम नॉट इज वॉट? रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सी इज वॉट? स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। ये सब एक कांस्टेंट है। तो डेल्टा लेमडा किस पे डिपेंड किया? केवल और केवल फाई पे डिपेंड किया। ये पहला कंक्लूजन हमारा। अब हम देखते हैं कि यहां पर व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ दिस थिंग। ये एच अपॉन एम नॉट सी है, वो क्या है? डायमेंशंस ऑफ एच अपॉन एम नॉट सी। तो एच अपॉन एम नॉट सी की डायमेंशंस वेवलेंथ की डायमेंशन के बराबर है, इसलिए इसे भी एक पर्टिकुलर नाम दे देते हैं वेवलेंथ के ऊपर। क्या? कॉम्पटन वेवलेंथ। डायमेंशंस ऑफ एच अपॉन एम नॉट सी इज ऑफ
wavelength, so it is known as Compton wavelength. वैल्यू कितनी होती है इसकी? वैल्यू होती है h अपॉन एम नॉट सी, को हमने कहा कॉम्पटन वेवलेंथ, इसलिए इसको लिखते हैं लैम्डा सी से, लैम्डा सी इक्वल टू h अपॉन एम नॉट सी, और इसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है 0.0242 एंगस्ट्रॉम। ये एंगस्ट्रॉम, ये लीजिए। यहाँ h क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आपको पता है, एम नॉट की वैल्यू आप रख सकते हैं, सी की वैल्यू रख सकते हैं, तब आपको ये जो लैम्डा सी यानी कि कॉम्पटन वेवलेंथ की जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है 0.0242 एंगस्ट्रॉम। तीसरा कंक्लूजन हमारा कि डेल्टा लैम्डा मैक्स, इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है? डेल्टा लैम्डा इज द फंक्शन ऑफ फाई, तो फाई जो है वो यदि 180 डिग्री हो जाए तो डेल्टा लैम्डा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। तो डेल्टा लैम्डा मैक्स इज इक्वल्स टू 2h अपॉन एम नॉट सी, दैट इज 2 लैम्डा सी, दैट इज 0.0484 एंगस्ट्रॉम एट फाई इक्वल टू 180 डिग्री। मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट जो है वो 2 डेल्टा सी के बराबर हो सकता है, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है 0.0484 एंगस्ट्रॉम। ओके, सो ये सारे कंक्लूजन्स हमने ड्रॉ किए हैं इस कॉम्पटन शिफ्ट से कि कॉम्पटन शिफ्ट क्या होती है। अब हम देखते हैं कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में और कॉम्पटन इफेक्ट में क्या डिफरेंस है। अब हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पढ़ रखा है, हमने कॉम्पटन इफेक्ट भी पढ़ रखा है, तो इन दोनों इफेक्ट्स के बीच में क्या डिफरेंस है उस पर बात करते हैं। पहली चीज, हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या पढ़ा था? हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा था कि एक फोटोन मेटल के अंदर या मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उससे कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है, और उस एब्जॉर्प्शन के बाद फ्री फोटोन का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहता, उसके बाद फ्री इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस रहता है, जो इलेक्ट्रॉन उस मटेरियल से फोटोन के एब्जॉर्प्शन के बाद निकलकर वैक्यूम में आता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो फोटोन है वो इलेक्ट्रॉन फोटोन इंटरेक्शन में कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन के साथ एब्जॉर्ब हो जाता है, और उस इंटरेक्शन के बाद केवल और केवल इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस रहता है, फोटोन नहीं रहता। जबकि कॉम्पटन इफेक्ट में हमने क्या देखा कि इन दिस इफेक्ट फोटोन ट्रांसफर इट्स पार्ट ऑफ एनर्जी to the electron, not the complete energy of the photon is transferred to the electron in Compton effect। तो इस इंटरेक्शन के बाद जो कॉम्पटन इफेक्ट है उसमें क्या होगा, फोटोन और इलेक्ट्रॉन के इंटरेक्शन के बाद फोटोन भी रहेगा और स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन भी रहेगा। तो ये मेजर डिफरेंस है। एक में तो पार्ट ऑफ एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर की जाती है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक दूसरी तरफ पूरी की पूरी फोटोन एनर्जी इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। तो ये डिफरेंस है इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। A photon completely absorbed by an electron, whereas only the part of
photons energy is transferred to electron in Compton इफेक्ट। दूसरा अंतर क्या है कि जो कॉम्पटन इफेक्ट है वो विजिबल लाइट के लिए ऑब्जर्वेबल नहीं है, जबकि हमने देखा कि अधिकांश मेटल जो हैं वो विजिबल लाइट के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाते हैं। नॉट विजिबल की जगह कहना चाहिए नॉट ऑब्जर्वेबल। whereas most metals show photoelectric effect for visible light। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि विजिबल लाइट के फोटोन के लिए this h nu is what very small than m naught c square। तो जो फोटोन की एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन के रेस्ट मास एनर्जी के सामने बहुत कम हो जाती है, इसलिए डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा जो है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। तो अलग अलग जो पीक हैं वो तो बनती है, लेकिन उनका रिजोल्यूशन, उनका डिफरेंस इतना कम होता है कि वो हमें जो है ऑब्जर्व नहीं हो पाती। तो ये डिफरेंस मेजर हमने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, किसके बीच में? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बीच में और कॉम्पटन इफेक्ट के बीच में। कॉम्पटन इफेक्ट में आर्थर कॉम्पटन ने ये दिखाया कि आइंस्टीन का जो वर्क था उसमें आइंस्टीन ने फोटोन का कंसेप्ट माना और क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट का कंसेप्ट नए सिरे से दिया। उस कंसेप्ट को एक फंडामेंटल बेस प्रोवाइड करता है। एक अंतर यहां पर और देख सकते हैं हम कि इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट only quantum theory of light is used। But in Compton, relativistic theory is also used। Was also used। तो ये मेजर इसके फंडामेंटल इसको सपोर्ट किया था क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट को कॉम्पटन ने, और कॉम्पटन के इस काम के लिए कॉम्पटन को नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो आज हमने बात किया कॉम्पटन इफेक्ट की। सबसे पहले हमने देखा कि कॉम्पटन इफेक्ट क्या है और कॉम्पटन ने किस प्रकार ये पहली बार बताया कि जो फोटोन, हम एक लाइट पार्टिकल जो बता रहे हैं, एक क्वांटा जो बता रहे हैं, वो एक पार्टिकल की तरह से बिहेव कर सकता है, वो भी खुद कोलिजन्स दिखा सकता है। ये उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन था। फिर हमने देखा कि क्लासिकल फिजिक्स क्यों कॉम्पटन इफेक्ट के रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करने में फेल हो गई। फिर हमने देखा कि कॉम्पटन ने कैसे अपने जो थ्योरेटिकल बेस है उससे उन रिजल्ट्स को समझाया। और फिर हमने फाइनली देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले टर्न में मिलेंगे फिर नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।